हाय स्टूडेंट। जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे अकाउंटिंग टर्म के बारे में। क्योंकि ध्यान रखिए, ये काफी दिनों से हम लोग पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। और लगभग हम लोगों ने कवर किया था, कहा था 24 तक शायद। ये 24। और आगे हम लोग पढ़ना है कहाँ से 24। अब देखिए, लगभग 24 हम लोग यही पढ़ते स्टॉक ना। यानी कि ऐसा गुड्स जो बिजनेस में अनसोल्ड है, यानी कि जो बेचा न गया हो, वो हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? और स्टॉक दो कैटेगरी होते हैं, एक क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? फाइनेंशियल ईयर के अंदर बचा हुआ गुड्स क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। और फाइनेंशियल ईयर के शुरू में जो गुड्स है वो हमारा क्या कहलाता है? ओपनिंग स्टॉक है। और उसके बाद अगला दिया है क्या? याद रखिए, यहाँ पे दो कंडीशन दे रहा है, पहला डेब्टर्स और दूसरा। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत का मतलब क्या? डेब्टर्स यानी कस्टमर और क्रेडिटर्स यानी कि सप्लाई। सप्लायर हम सामान को खरीदते हैं और कस्टमर सामान को बेचते हैं। आ समझे ना? तो याद रखिएगा, जहां पे कस्टमर की बात किया जाए वो हमारा क्या होगा? डेब्टर्स। और जहां पे सप्लायर यानी कि जिस हम गुड्स खरीदते हैं वो हमारा क्या होगा? क्रेडिटर्स। और आगे चल करके काफी लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा कि अगर जो आपका बिजनेस है, मान लेते हैं कि हमारा क्या है? बिजनेस। और यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति से कोई गुड्स क्या करेंगे? परचेज करेंगे। क्या करेंगे? परचेज करेंगे। अब परचेज कर रहे हैं तो जिस व्यक्ति से हम खरीदेंगे वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? क्रेडिटर्स है। क्या कहलाएगा? क्रेडिटर्स। और जिस व्यक्ति से किसी गुड्स को हम सेल करते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? कस्टमर। और वही कस्टमर हमारा क्या होगा? डेब्टर्स। क्लियर है ना? तो याद रखिएगा, जिसके पहले आप लोग अकाउंट पढ़े, अकाउंट के बाद आप लोग चार साफ अकाउंट पढ़े, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि अकाउंट्स का ग्रुप ही चार साफ अकाउंट कहलाता है। जब हम लोग एंट्री करने जाएंगे ना, तो यह हमारा एक ग्रुप बनता है क्रेडिटर्स का, और एक ग्रुप बनता है किसका? डेब्टर्स। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, बस याद रखना है कि यदि हम परचेज करना है तो उसका ग्रुप किस में जाएगा? क्रेडिटर्स में। और सेल कर तो उसका ग्रुप किस में जाएगा? डेब्टर्स। क्लियर है ना? अब यहाँ भी समझ लीजिए, जो कह रहा है डेब्टर्स, वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस, कोई व्यक्ति हो गया या फिर कोई बिजनेस हो गया जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पर, अब कोई जो यहाँ पर बस ये दिया है क्रेडिट बेसिस पर, लेकिन याद रखिए चाहे क्रेडिट बेस पे हो या फिर कैश बेस पे हो, कोई गुड्स या सर्विस परचेस करता है तो वह क्या कहलाता है? डेब्टर्स कहलाता है। यानी कि दूसरा कोई बिजनेस या व्यक्ति है और जो हमारे पास आया परचेज करने के लिए, और हमसे वो परचेज कर हम सेल कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति हमारे लिए क्या कहलाएगा? अगला क्या कह रहा है? वो पर्सन या बिजनेस जिससे हम गुड्स या सर्विस क्रेडिट या कैश बेसिस पर परचेस करते हैं, यानी कि अब जिससे हम परचेस करते हैं, चाहे वो उधार खरीदें या फिर कैश बेस पे खरीदें, तो वह हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? क्रेडिटर्स। तो अब डेब्टर्स क्या और क्रेडिटर्स, ये क्लियर है ना? डेब्टर्स और क्रेडिटर्स के बाद लगता है रिसीवेबल और पेबल। तो जैसे डेब्टर्स और क्रेडिटर्स है, वैसे रिसीवेबल और क्या है? रिसीवेबल यानी किसी से हम पैसा रिसीव करें, और पेबल यानी किसी को हम पैसा पेमेंट। क्लियर है ना? जो हम बता रहा है क्या, रिसीवेबल जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस से भविष्य में पाना है। पाना है और देना में अंतर तो होगा ना? पाना है और या फिर देना। तो जो देना वो क्या कहलाएगा? पेबल। और जो पाना है वो, ये कह रहा है यहाँ पे जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस से भविष्य में पाना है। अब हो सकता है कि हमारा बिजनेस है, आप हमारे कस्टमर हैं, कोई सामान सेल कर दिए, आप बोल दिए हम 1 महीने के बाद देंगे, तो आगे हमारे लिए वो भविष्य हुआ कि नहीं? अब भविष्य में अगर जो पैसा हमको पाना है तो वो पैसा हमारे लिए क्या कहलाएगा? तो वही कह रहा पाना है वो है अमाउंट रिसीवेबल। और अगला कह रहा क्या? कह रहा जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस को देना है, जैसे हमारा बिजनेस है और किसी अन्य बिजनेस को देना है, अर्थात जो पैसा हमारे बिजनेस पर बकाया है, हमारे बिजनेस के ऊपर जो भी पैसा बकाया है वो क्या कहलाएगा? पेएबल अमाउंट। क्लियर है ना? तो यानी कि डेब्टर्स क्रेडिटर्स एक कॉम्बिनेशन के हैं लेकिन विपरीत है, एक खरीदने वाला दूसरा बेचने। अगला क्या है? रिसीवेबल और पेएबल। दोनों एक साथ है लेकिन दोनों भी कंडीशन अलग है। क्या? एक पाने वाला तो दूसरा क्या है? देने वाला। क्लियर है ना? और उसका हम लोग आता है जनरल और लेखा। क्या था? जनरल और इसके पहले आप लोग पढ़े थे वाउचर। वाउचर पढ़े थे ना? वाउचर क्या है? ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए गए डॉक्यूमेंट को वाउचर कहते हैं। ये हम लोग पढ़े हैं ना कि अगर एक ट्रांजेक्शन हम ये कह दिए कि परचेज गुड्स, क्या बोलते हैं? परचेज।
यानी हम गुड्स क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, ये हमारा ट्रांजेक्शन है। और ये नोट करने के लिए जहाँ जिस डॉक्यूमेंट को यूज करेंगे तो वही हमारा कहलाएगा वाउचर। ये आप लोग पढ़े क्या कहलाएगा, और उसी वाउचर को डेट वाइज रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जर्नल। जो कह रहा है जनरल, यानी कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड हम वाउचर में ही करेंगे, लेकिन उसी को एक रूल के एक नियम के हिसाब से करेंगे डेट वाइज। तो वही डेट वाइज मेंशन करने का तरीका हमारा क्या कहलाता है, जर्नल का। और यही कह रहा है इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है। अगर जो डेट वाइज हम एंट्री कर रहे हैं तो एक प्रकार से देखा है तो वही तो हमारा ओरिजिनल एंट्री हुआ ना, कि अगर जो कस्टमर आया पूछने के लिए कि हम आपके यहाँ से ये सामान कितने तारीख को परचेज किए थे तो हम आपको बता सकते, जब डेट मेंशन रहे तभी तो ना। तो वही डेट वाइज मेंशन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहलाती है। और आगे कह रहा है एक सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन को जनरल बुक में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस जनरल एंट्री कहलाता है। अब आप लोग थोड़ा सा बैक चलिए, पहले दिन हम लोग पढ़े थे क्या, अकाउंटिंग फेज, कुछ याद है? अकाउंटिंग फेज हम लोग क्या पढ़े थे, कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन को क्या करना होता है, समझना होता है, तब तो जाकर जनरल एंट्री करना होता है ना। क्लियर है ना, ट्रांजेक्शन को हम समझ लिए और समझने के बाद हमको क्या करना है, जनरल एंट्री करना है, इनकी एंट्री करना है। तो वही डेट वाइज मेंशन करने का प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, जनरल एंट्री। लेकिन जनरल एंट्री हम ऐसे ही नहीं कर देंगे ना, उसके नाम से विभाजित करेंगे, नहीं करेंगे। तो वही हमारा लेजर पोस्टिंग कहलाता है। नीचे जब आएंगे देखिए इसके नीचे दिया लेजर पोस्टिंग, वाउचर के नीचे क्या, इसके जनरल के नीचे क्या दिया। तो ये फिलहाल जनरल क्या समझ आ रहा है ना, कि जिस वाउचर को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करने जाते हैं, जहां लिखते हैं वो हमारा क्या है, वाउचर है। लेकिन वही डेट वाइज करने का प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, जनरल एंट्री कहलाता है। और अगला कह रहा है लेजर, यानी कि जनरल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक है जिसे हम जनरल एंट्री को अकाउंट्स में क्लासिफाइड करते हैं, यानी कि अलग अलग अकाउंट में क्लासिफाइड करेंगे, विभाजित करेंगे, कि अगर जो डेब्टर्स है तो अलग रहेगा और क्रेडिटर्स है तो अलग रहेगा। और आगे कह रहा है जनरल बुक से ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड करने का यह प्रोसेस लेजर पोस्टिंग है। अब सपोज करिए कि आपका बिजनेस है और आपके पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं, बहुत बहुत जगह से आप परचेज करके लाते हैं, तो सबको एक ही जगह नहीं रख देंगे ना। एक ही जगह रखेंगे तो क्लासिफाइड कैसे करेंगे, कि हमारा कस्टमर और ये हमारा डेब्टर्स है। क्लासिफाइड करने के लिए विभाजित करना नहीं करना, तो विभाजित करके एंट्री करने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, लेजर पोस्टिंग कहलाती है। यानी कि भाई क्या होगा, लेजर। जैसे लेजर पोस्टिंग हम एक उदाहरण दिए थे कि अगर हम यहाँ ले लिए परचेज गुड्स, ले लिए परचेज, यानी हम गुड्स क्या कर रहे हैं, परचेज। ये हमारा ट्रांजेक्शन हम समझ गए, हम परचेज कर रहे हैं गुड्स। हम ये ले लिए परचेज गुड्स ऑफ आरएस 50, कितना, 50,000, और आय कर दिए पेई बाई कैश, और पेमेंट किस माध्यम से किए, कैश। तो एक तो हम परचेस कर रहे हैं और दूसरा पैसा किसके माध्यम से दे रहे हैं, दो चीज बन रहा है ना, एक पहला परचेज और दूसरा कैश। तो ट्रांजेक्शन हमको दो ही एंट्री करना है। तो अब हम ये समझ गए कि हमको परचेज चढ़ाना और दूसरा कैश चढ़ाना। हम खरीदे हैं किसके माध्यम से, कैश के माध्यम से। ट्रांजेक्शन समझ गए। अब हम लिखने गए, हम ये परचेज किए, पहला परचेज और दूसरा हमारा क्या होगा, आ रहा समझे ना। तो जहां लिख रहा है वो हमारा क्या है, जनरल, जनरल प्रोसेस है, और जिस जगह पे लिख रहा हूँ हमारा वाउचर है। आ रहा समझे ना। और लेकिन फिर लेजर क्या कहलाएगा, तो परचेज हम अलग नाम दिए, कैश हम अलग नाम दिए, यह अलग अलग क्लासिफाइड करने का प्रक्रिया क्या है। अब ये क्लियर हो रहा है ना, कि जनरल क्या है, वाउचर क्या है, और लेजर पोस्टिंग क्या है, लेजर। क्लियर है ना। अब इसी ट्रांजेक्शन से समझ लीजिए कि सबसे पहले आप परचेज गुड्स देखे तो आपने गुड्स को परचेज किए समझ, और पेमेंट कर दी किस माध्यम से, कैश। ट्रांजेक्शन को समझ गए। अब हमारे पास ऐसे रजिस्टर पड़ा हुआ, अब यह रजिस्टर ही हमारा क्या कहलाएगा, वाउचर। क्या कहलाएगा, अब इस रजिस्टर पे हम इसको क्या लिखने गए, हाँ पहली तारीख को हुआ था, पहली तारीख पहले महीने में, पहली तारीख पहले महीने डेट वाइज डाल के एंट्री कर रहे हैं, तो वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा। और यही जनरल को हम परचेज अलग अकाउंट दे दिए और कैश अलग अकाउंट दे दिए,
क्लासिफाइड का परचेज किए कैश के माध्यम से, ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाएगा? लेजर प्रोसेस। आ समझे ना? जैसे आप लोग जाते हैं फी जमा करने के लिए, कैश देते हैं तो उस पर कैश लिखा जाता है, ऑनलाइन देते हैं तो ऑनलाइन लिखा जाता है, आपका नाम लिखा जाता है कि आपने जमा किया और आप कैश जमा किए कि ऑनलाइन। वो क्या है, एक प्रकार का दिखाया तो लेजर पोस्टिंग है, वो लेजर पोस्ट किया जा रहा है कि आप कैश जमा किए, ऑनलाइन जमा किए हैं और किन के नाम से जमा हुआ। अगर जो क्लासिफाइड नो किया जाए तो कैश जो जमा किया वो भी एक में मिल जाएगा, जो बैंक में जमा किया होगा वो मिल जाएगा, ये कहीं कौन सा लड़का जमा किया वो जो नो डाला जाए तो सबके नाम पे मेंशन हो जाए, किसी का नाम वहां पे नहीं रहे। तो नाम को अलग अलग क्लासिफाइड करने के लिए किसका यूज करेंगे? लेजर। और वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? लेजर पोस्टिंग। क्लियर है? अब इस लेजर पोस्टिंग के बाद से लास्ट हम लोग का आता है इसमें क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब सबको पता होगा ना, फार्मूला ये होगा ना। अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या कह रहा है, याद रखिएगा। इसके पहले जब हम लोग पढ़े थे ना बैलेंस शीट, अकाउंटिंग से बैलेंस शीट बताए थे ना, एक बार देख लीजिए नोट्स में सबसे ऊपर ही। देखिए लास्ट में बताए थे बैलेंस शीट, और बताए थे बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज का होता है। एसेट्स का मतलब क्या, ये आप लोग पढ़े ही हैं। लायबिलिटीज क्या, ये आप लोग पढ़े ही हैं। एसेट्स जो बिजनेस को चलाने में काम आता है, और लायबिलिटीज जो हमारे बिजनेस के ऊपर बकाया यानी कि कर्ज। चलिए नीचे आ जाइए, अब समझ लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अब देखिए आप कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल, कि जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन होता है ना, वो रिलेशनशिप होता है किसका किसका? एसेट्स और, देखिए लायबिलिटीज और कैपिटल एक हो जाएगा और एसेट्स हमारा एक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लायबिलिटीज और कैपिटल एक क्यों हो जाएगा, तो समझ लीजिए अगर जो आप अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं ना, तो बिजनेस का एक लायबिलिटीज है, एक कर्ज है कि आप उसको पैसा दिए हैं। बिजनेस के ऊपर वो कर्ज है कि नहीं है? आ रहा समझे ना? वो किधर आ जाएगा? लायबिलिटी। तो ध्यान रखिएगा एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल दोनों मिल करके किसके बराबर होना चाहिए? एसेट्स। इनके पहले तो ये बता रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल, और आगे कह रहा है कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म एंड इक्वेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन, कि जहां पे फॉर्म के रूप में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। और आगे कह रहा है अकाउंटिंग टू दिस इक्वेशन एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटीज एंड, जो हमारा एसेट्स होगा हमारे बिजनेस में ना, उस बिजनेस का जो एसेट्स होगा आर ऑलवेज, वो हमेशा क्या होगा? इक्वल टू, इनके बराबर होगा किसके? लायबिलिटीज एंड। और आगे कह रहा है इट इज आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट, और यही क्या बुलाया जाता है? बैलेंस। क्या कह रहा था अकाउंटिंग इक्वेशन इज, जो अकाउंटिंग इक्वेशन तो जो यहाँ पे दिया गया, जो दे रहा है यहाँ पे क्या? एसेट्स और लायबिलिटीज प्लस। अब आप यहाँ पे ये नहीं समझ पा रहे होंगे आखिर एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर क्यों होनी चाहिए। आ रहा समझे ना? अब यहाँ पे समझिएगा, एक फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं? फाइनेंशियल ईयर ले लिए, 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 2022 ले लेते हैं, और ये खत्म कब हो जाएगा? 31 मार्च 2024 23। आ रहा समझे ना? अब ये यहाँ पे समझ लीजिए कि एक साल में आपका जो एसेट्स है वो 1000 रुपए। एसेट्स, एसेट्स क्या, जो बिजनेस को चलाने में मदद करता है, कितने का है? 1000 रुपए। क्योंकि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे ना, तो उस समय आप अपना पैसा लगाए थे कितना रुपए? मान लेते आप 900 रुपए। कितना लगाए थे? 900 प्लस आपके पास जो है लायबिलिटीज यानी कि कर्ज मान लेते हैं कितना है? 100। कितना है? 100। अब होगा क्या, अगर जो हमको अपना बिजनेस बंद करना है तो किसी के ऊपर कर्ज नहीं छोड़ेंगे ना। तो 1000 है हमारा एसेट्स, तो 1000 एसेट्स में से 900 हम कैपिटल को दे देंगे, जो कैपिटल लगाया है। बचा कितना? 100। अब 100 रुपया जो एसेट्स जो बचा हुआ है वो हम दे देंगे अपना लायबिलिटीज पर। तो बराबर हो गया कि नहीं हो गया? ना ही हमारे ऊपर किसी का कर्ज, ना ही किसी के ऊपर हमारा।
क्लियर है ना। लेकिन हुआ ये कि हम बिजनेस स्टार्ट किए तो कितना लगाए थे 1000, लेकिन जो हमारा कैपिटल है वो कैपिटल दिया था 1100। कैपिटल कितना दिया था 1100 रुपए, प्लस हमारे बिजनेस के ऊपर 200 बकाया रह गया। कितना बकाया रह गया 200। तो अगर ये एसेट्स अगर जब हटाया जाए बेचा जाए तो सिर्फ अभी कैपिटल को क्या वो पूरा 1000 दे पाएगा। कैपिटल का भी 100 रुपया गया और अभी कर्ज आपके ऊपर 200 है वो तो है। तो टोटल अब बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी कितना रह जाएगा 300, और ये 300 तब आपका लॉस बन जाएगा। क्या बन जाएगा और यह लायबिलिटी हमेशा ही रह जाएगा। आया समझे ना। तो याद रखिएगा कभी भी जो एसेट्स होता है वो लायबिलिटी और कैपिटल में क्या होना चाहिए बराबर। यही हमारा क्या कहलाता है अकाउंटिंग। यानी कि जब हम बिजनेस में ट्रांजैक्शन करें तो बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन है वो हमेशा बराबर आना चाहिए। किसके किसके एसेट जो लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर आना। यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है अकाउंटिंग। क्लियर है ना। हाँ एक चीज देख लीजिए, अगर इसको समझने में अगर कोई दिक्कत है फिर पूछिए और बता देना क्या क्या। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, सबसे पहले बताएं ये डेब्टर्स और क्रेडिटर्स, रिसेवेबल और जनरल और लेजर, और अगला बताएं क्या अकाउंटिंग। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ अभी लगभग सबको नोट्स मिल गया है ना। कल संडे है, अगर जो आप लोग चाहते हैं अच्छे से पढ़ना तो कल कम से कम 2 घंटे का समय निकालिएगा और पूरा 1 से लेकर के 31 तक एक बार सारा पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा उसको पेन से या फिर पेंसिल से मार्क लगा दीजिएगा और अगले दिन आके क्लास में जरूर पूछ लीजिए। आ रहा समझे ना। ताकि अगर इसमें कोई कंफ्यूजन रहेगा, याद रख लीजिए जब आगे जाएंगे ना तो आगे जैसे आप लोग मैथ में क्वेश्चन लगाते हैं ना वैसे मैथ के जैसा हम लोग को यहाँ भी ट्रांजेक्शन करना है। दिख रहा है ना। अब यही पहचाना है दीपक कमांस यानी कि स्टार्टेड द बिजनेस। तो जब कोई बिजनेस का मालिक बिजनेस पैसा लगाता है तो क्या कहलाता है कैपिटल कहलाता है। ये आप लोग पढ़े हैं ना। जब वो याद रहेगा तभी आप यहाँ सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। याद आ रहा है ना कि जब भी कोई बिजनेस का मालिक बिजनेस पैसा लगाता है तो कौन सा अकाउंट बनेगा वहां पे कैपिटल ही बनेगा ना। तो वही यहाँ पे पहचान करके लिखना हो कैपिटल होगा, और बिजनेस में लगा रहा तो कैश लगा रहा। आ रहा समझे ना। ये कब होगा कि जब आप यहाँ पे पढ़े रहेंगे समझे रहेंगे। क्लियर है ना। तो ये आप लोगों के पास टाइम है अभी, तो ये 31 तक पढ़ करके आइए और अगली क्लास में आपको स्टार्ट कर देंगे क्या अकाउंटिंग। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे बिजनेस चलाने का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर होना चाहिए। आ रहा समझे ना। अब वही हमारा क्या कहलाता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। जैसे दिया मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आ रहा समझ ना। हाँ अगर ये लोग ये हम लोग अगर यहाँ से पढ़े नहीं बस टॉपिक वाइज समझते जाए ना तो ये ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये बहुत आसान आसान दिया है। आ रहा समझे ना। तो फिलहाल आज आप लोग ये अकाउंटिंग टर्म सारा पढ़ करके आइए लोग।